Now we'll start a very important subject in our electrical segment, especially talking about the machine. तो आपको देख के थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा फ्रॉम दी फिगर कि ये फिगर मैंने क्या ड्रॉ किया है बोर्ड पे. तो हाँ जी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द ट्रांसफार्मर. ठीक है, ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन है हमारे इस पूरे इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर एक बहुत ही फेमिलियर और एक कॉमन मशीन भी है यदि हम बाकी मशीन के कंपैरिजन में उसको देखते हैं. तो जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें जो मेनली डिस्कस करना है उसमें ट्रांसफार्मर है और मोटर्स हैं, एसी मोटर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा आप फेमिलियर हैं ऐसा मैं मानता हूँ. तो ट्रांसफार्मर के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बेसिकली कि ट्रांसफार्मर को बेसिकली जो इसका एक इंट्रो पार्ट है कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होता है, कैसे काम करता है, कहाँ उसका एप्लीकेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे. ट्रांसफार्मर का जो मेन कंस्ट्रक्शन डिटेल जो होना चाहिए, ट्रांसफार्मर कैसे बने होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर से ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंस्ट्रक्शन से रिलेट करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशंस के ऊपर हम जाएंगे, जहां हम देखेंगे ट्रांसफार्मर को उसके क्लासिफिकेशन जो बेस बनेगा एज पर दी वोल्टेज, एज पर दी कोर कंस्ट्रक्शन एंड एज पर दी पावर डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, तो एज पर दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वी विल क्लासीफाई दी ट्रांसफार्मर, जो हम देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग को. और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के जो इम्पॉर्टेंट ईएमएफ इक्वेशन होता है हम उसको डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारे होंगे ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो, वो किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ इस वीडियो में जब मैं बहुत से बात आपको डिस्कस कर रहा हूँगा तो बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो एग्जामिनेशन में जो पहले आ चुकी हैं या फिर आ सकती हैं, वो पैरेलली मैं आपको बताऊंगा जिस समय वो टॉपिक रन कर रहा होगा. ठीक है, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस मशीन हमारे इस इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का. तो अभी आप देखिए, सबसे पहले यदि हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो मोस्टली आप लोगों ने ट्रांसफार्मर अपने घरों के आसपास देखा होगा. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का सबसे यदि हम लोग बात करें कि ट्रांसफार्मर एक क्या डिवाइस है, ये कैसा डिवाइस है, ये हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है. ठीक है, तो सबसे पहली बात समझिएगा आप, ट्रांसफार्मर जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर को बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट यदि हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है ना, ट्रांसफार्मर जो है ये एक स्टैटिक डिवाइस है. कैसा डिवाइस है? ये एक स्टैटिक डिवाइस है. इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूवेबल एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मूव हो रहा है. इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे स्टैटिक डिवाइस. ध्यान रखिएगा. क्लियर है? तो यदि मैं एक ट्रांसफार्मर के एक जो इम्पॉर्टेंट और एक बेसिक डेफिनेशन है यदि मैं उसकी तरफ जाऊं तो हम ये बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर द AC form of power or energy from one side to another side with the same frequency with the help of the Faraday's law of electromagnetic induction. तो ये एक कंप्लीट और एक डिटेल वे का डेफिनेशन हुआ जो मैंने अभी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अभी मैंने बोला कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, जो मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज स्टैटिक डिवाइस, विच ट्रांसफर द AC फॉर्म ऑफ पावर. ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो AC फॉर्म का जो पावर होगा ना, यदि मैं आपको बोलूं, या फिर एनर्जी होगा ना, उसको ट्रांसफर करेगा. कहां से कहां ट्रांसफर करेगा? फ्रॉम द वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम द वन साइड टू अनदर साइड. अभी आप देखेंगे यहां पर मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है. ठीक है, और आप गौर करेंगे कि ट्रांसफार्मर को बेसिकली जब भी मैं अभी टॉपिक में डिस्कस करूंगा तो इन शॉर्ट वे आई विल राइट ट्रांसफार्मर एज इन दिस फैशन. तो आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो
ये आपको दिख रहा होगा, यदि मैं सिंपल बताऊं तो ट्रांसफार्मर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक होगा कोर और एक होगा वाइंडिंग। ठीक है, एक क्या होगा कोर, यदि मैं बात करूं तो एक क्या होगा कोर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा वाइंडिंग, दूसरा क्या होगा वाइंडिंग। ठीक है, तो वी विल कम ऑन द कंस्ट्रक्शन पार्ट लेटर। तो अभी आप देखिए, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक होगा कोर, सेकेंड होगा वाइंडिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आप देखिए इस ट्रांसफार्मर में यदि आप गौर करेंगे तो मैंने इस वाइंडिंग को इस प्रकार से माउंट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एक साइड से क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द एसी फॉर्म ऑफ द पावर और एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो इस साइड से इस साइड भी ट्रांसफर कर सकता है और इस साइड से इस साइड भी पावर को वो ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? ठीक है यहां तक? ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो जो भी पावर या एनर्जी जो भी ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफार्मर में ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन वहां पर नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज द फैराडेज लॉ, तो फैराडेज लॉ के हेल्प से ही we will get the EMF, and that EMF will play a very important role while transferring the power or energy from one side to the another side. We will see these things on the working of the transformer, that how the EMF is going to play a very vital role for transferring the AC power from the one side to the another side. ठीक है, क्लियर है ये बात? सो अगेन मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मूवेबल पार्ट, सो वी आर कॉलिंग इट स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द AC पावर फ्रॉम द वन साइड टू द अनदर साइड, from the one side to the other side on the same frequency with the help of Faraday's law of electromagnetic induction. क्लियर है? और मैं अभी हम आगे बढ़े तो ट्रांसफार्मर का जो एक सिंपलेस्ट और बेसिक और इम्पॉर्टेंट यदि मैं एप्लीकेशन बताऊं तो ट्रांसफार्मर का जो मेन एप्लीकेशन है वो वोल्टेज के लेवल को चेंज करना। ठीक है, तो क्या करता है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज लेवल को चेंज करेगा। तो जो वोल्टेज लेवल उसके एक इनपुट साइड पर आएगा तो जो आउटपुट साइड का वोल्टेज रहेगा वो उससे डेविएट करेगा। डेविएट करने का मतलब आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर है? तो मेन एप्लीकेशन जो ट्रांसफार्मर का है वो वोल्टेज लेवल को चेंज करने का। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो जैसे मैंने बताया ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, हो गया यहाँ पर से। अब यदि हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन पार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है, यदि हम ट्रांसफार्मर के अब कंस्ट्रक्शन पार्ट की तरफ आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर जो होगा वो मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है कोर और दूसरा है वाइंडिंग। ठीक है, क्लियर है? तो अभी आप देख रहे हैं, यदि मैं इस ट्रांसफार्मर को ध्यान से देखूं तो इस ट्रांसफार्मर को हम लोग टू पोर्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, टू पोर्ट कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर को हम लोग टू पोर्ट डिवाइस भी बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर को हम लोग टू पोर्ट डिवाइस भी बोल सकते हैं और हम इसको फोर टर्मिनल डिवाइस भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, समझिए कैसे। देखिए, दो टर्मिनल आपको इस साइड पे दिख रहा है, दो टर्मिनल हमारा इस साइड पे दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? पहला ये साइड वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग मैंने इस प्रकार से माउंट की है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जिस साइड पर ट्रांसफार्मर के जिस साइड पर हम सप्लाई देंगे वो हमारा बनेगा इनपुट साइड,
और ट्रांसफार्मर के जिस साइड से हम लोड कनेक्ट करेंगे हम उसको बोलेंगे आउटपुट साइड। क्लियर है? क्लियर है? द इनपुट साइड विल कॉल दैट साइड which connect with the supply system and the output side will say the output in the case when the load have been connected। ठीक है? क्लियर है? तो मान लेते हैं कि भाई ये साइड जो हमारा है यहाँ पर हम सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि हम इसको यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर से प्राइमरी साइड, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर से प्राइमरी साइड। ठीक है? और जिस साइड पे हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं, जिस साइड पे हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी साइड। हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी साइड। क्लियर है? समझ में आ गया? किसको बोलेंगे प्राइमरी, किसको बोलेंगे सेकेंडरी? जिस साइड पर सप्लाई सिस्टम कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी साइड, जिस साइड पर लोड कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी साइड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? अब देखिए, जिस साइड पर सप्लाई सिस्टम कनेक्ट हो रहा है उसी को हम लोग इनपुट साइड भी बोल सकते हैं, उसी को हम लोग इनपुट साइड भी बोल सकते हैं, और जिस साइड पर लोड कनेक्ट हो रहा है उसको हम आउटपुट साइड भी बोल सकते हैं, या इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट भी क्या कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, या इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है? तो ट्रांसफार्मर को मैंने आपको बोला वी कैन कॉल इट द टू पोर्ट, क्योंकि एक पोर्ट हमारा ये हो जाएगा। आई कैन से दिस इज द वन पोर्ट, दिस इज द one port and this is the second port, this is the second port. So basically I am saving the 4 terminals, so I can say this is the 1 dash, and I can say this is the 2 and the 2 dash. क्लियर है? तो इस प्रकार से वी कैन से ट्रांसफार्मर इज ए 2 पोर्ट 4 टर्मिनल डिवाइस भी हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर से बोल सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब आगे देखिए, वाइंडिंग की अगर बात है यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो वाइंडिंग जो है एक प्रकार की सेपरेट वाइंडिंग है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। दैट 2 वाइंडिंग्स जो आपको यहाँ अलग अलग दिख रहा है बेसिकली ये एक सिंगल वाइंडिंग ही होगा। जो ट्रांसफार्मर को आप फिजिकल लेवल पे देखोगे तो आप पाओगे कि कोर में क्या होता है, इनका माउंटिंग इस प्रकार से होता है कि वो ओवरलैप होते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो ये अलग अलग ना होकर सिंगल ही होता है, लेकिन चूंकि हमें एक इसको स्टडी करना है, इसको एनालाइज करना है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर का जब भी हम एक फिजिकल वे पे यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम इस प्रकार से इसको सेपरेट वे पे दिखाते हैं। क्लियर है? ठीक है? तो यहाँ तक सवाल वाइंडिंग का है। यदि मैं आपको बोलूँ तो वाइंडिंग जो होगा ट्रांसफार्मर का वो बना है कॉपर से, तो विल से द कॉपर वाइंडिंग। व्हाट विल से द कॉपर वाइंडिंग। ध्यान देंगे ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो किससे बना है, कॉपर से बना है। क्लियर है? ठीक है? अब कॉपर से क्यों बना है, बिकॉज कॉपर इज ए हाईली कंडक्टिंग मटेरियल विच अलाउज द स्मूथली फ्लो ऑफ द करंट, दैट्स व्हाई वाइंडिंग इज मेड ऑफ द कॉपर। और आप ये पाएंगे कि ट्रांसफार्मर केवल कॉपर वाइंडिंग से ही नहीं बना होता, ट्रांसफार्मर को हम लोग एल्यूमिनियम के भी उससे वाइंडिंग से बना सकते हैं। लेकिन डिफरेंसेस वाला पार्ट जहाँ पर आता है, जहाँ पर हायर रेटिंग होती है, जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी चाहिए होता है, जहाँ पर हमें हैवी रेटिंग्स के बारे में हम बात करते हैं, हमें लॉन्गर ड्यूरेशन का ऑपरेशन चाहिए होता है, तो विल गो फॉर द कॉपर। स्मॉल रेटिंग के लिए बेसिकली वी कैन गो फॉर द एल्यूमिनियम टाइप ऑफ वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स। क्लियर है? बट मोस्टली विल डील विद द कॉपर वाइंडिंग इन अवर सब्जेक्ट। ठीक है? क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो कॉपर से बनी होगी। ठीक है? क्लियर। अब आते हैं कोर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। अभी कोर देखिए, तो ट्रांसफार्मर का कोर हमको बनाना है। ठीक है? तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होगा, हम एक ऐसा मटेरियल लेंगे जो मैग्नेटाइज हो सके, जो क्या हो सके, मैग्नेटाइज हो सके। क्लियर है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में यदि मैग्नेटाइजेशन सिस्टम होगा तभी फ्लक्स का फिनोमिना होगा, और जब फ्लक्स आएगा तभी ईएमएफ आएगा, और जब ईएमएफ होगा तभी हमारा जो एनर्जी है वो क्या होगा,
ट्रांसफर होगा फ्रॉम द प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो हम एक ऐसा मटेरियल यहाँ पर लेंगे जो बेसिकली उसका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या है वो बहुत ज़्यादा हो। तो बेसिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर विल यूज द सॉफ्ट आयरन कोर और आई कैन से द सिलिकॉन स्टील मटेरियल विल यूज द सिलिकॉन स्टील मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। ध्यान रखेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रांसफार्मर कोर मे बी मेड ऑफ द सॉफ्ट आयरन पीस और ऑफ ए सिलिकॉन स्टील मटेरियल। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्यों हम इस मटेरियल को यूज करेंगे ट्रांसफार्मर के कोर को डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है, आप ध्यान देंगे, सिलिकॉन स्टील मटेरियल कहने का मतलब ये है इट इज बेसिकली ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या है, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। दिस इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई विल यूज द सिलिकॉन स्टील फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर फॉर द ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें यहाँ पर तो सिलिकॉन स्टील बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस इट्स हैविंग ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो हम बोलेंगे सिलिकॉन स्टील प्रोवाइड्स दी हाई परमेबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस हाई परमेबिलिटी एंड द लो रिलक्टेंस। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, हाई परमेबिलिटी का मतलब क्या है। परमेबिलिटी डिफाइंस और टेल्स अबाउट ए मटेरियल टू गेट ए मैग्नेटाइज्ड and how much amount of the flux they can get or they can give is defined by the permeability। किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतने ज़्यादा अमाउंट से मैग्नेटाइज हो सकता है। सिंपली कहने का मतलब उतने अच्छे अमाउंट पे फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज ए सिलिकॉन स्टील मटेरियल बिकॉज इट्स गिव ए हाई परमेबिलिटी एंड द लो रिलक्टेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लो रिलक्टेंस। तो लो रिलक्टेंस कहने का मतलब क्या है, रिलक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट विच अपोजिंग द सेटअप ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, तो रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। तो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं सिलिकॉन स्टील मटेरियल, बेसिकली ये हमें एक हाई परमेबिलिटी और लो रिलक्टेंस को ऑफर्ड करेगा, इसीलिए हम यूज करेंगे सिलिकॉन स्टील। क्लियर है, ठीक है। एक और बात आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि सिलिकॉन स्टील में यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जनरली अबाउट 4% ऑफ सिलिकॉन इज एडेड टू द स्टील। यदि हम एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो सिलिकॉन अबाउट 4% हम ऐड करेंगे स्टील में। अब क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए, इट इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। Whenever we are going to add a 4% silicon into the steel, it increases the resistivity of the material. It means that it reduces the amount of the eddy current loss which is occurring in the transformer core. ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो हम ये 4% सिलिकॉन स्टील में ऐड कर रहे हैं, इसका पर्पज़ ये है कि ये ट्रांसफार्मर कोर की रेजिस्टिविटी को एक सर्टेन अमाउंट तक उसको इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर कोर में जो एडी करंट लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन द लॉसेस पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि व्हाई वी आर एडिंग जस्ट अबाउट 4% ऑफ द सिलिकॉन इनटू द स्टील। तो ध्यान रखिए, if will increase the amount of the silicon beyond of its 4%, so it reduces the mechanical strength of the core, so we cannot go beyond of the 4% of that amount। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी आप देखिए, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कोर के बारे में और मैंने आपको बताया यहाँ पर वाइंडिंग्स के बारे में। अभी पार्ट क्लियर है। तो बेसिकली द वाइंडिंग इज मेड ऑफ द कोर, the winding is made of the copper and the core is made of the silicon steel material or a soft iron you can say। ठीक है, क्लियर है। एक और बात आप ध्यान दीजिए कि
जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होगा जिसके बारे में इतना हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में मैंने आपको बताया कि जनरली प्रिफर्ड मटेरियल विच गिव्स दी हाई परमेबिलिटी। क्लियर है। तो ट्रांसफार्मर में जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रांसफार्मर दो पार्ट से मिलकर बना है, कोर और वाइंडिंग से। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस चीज़ से मिलकर बना है तो लॉस भी उसी में ही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यदि हम देखें तो जो कोर होगा तो कोर में होगा कोर लॉस, कोर में होगा कोर लॉस। उसी प्रकार से जो वाइंडिंग है तो इसमें क्या होगा, वाइंडिंग लॉस। इसमें क्या होगा, वाइंडिंग लॉस। क्लियर है। ट्रांसफार्मर इज मेड आउट टू थिंग्स, कोर एंड वाइंडिंग। सो द लॉसेज विच इज ऑकरिंग इन द कोर इज कॉल्ड द कोर लॉस, एंड लॉसेज विच आर ऑकरिंग इन द वाइंडिंग इज कॉल्ड द वाइंडिंग लॉस। क्लियर है। अब चूंकि कोर हमारा मिलकर बना हुआ है सिलिकॉन, स्टील और सॉफ्ट आयरन वीकेंड से, ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको आयरन लॉस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो कोर लॉस हो रहा है इसको हम लोग आयरन लॉस भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड ऑफ द सॉफ्ट आयरन पीस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द आयरन लॉस एज वेल। क्लियर है। एंड जो वाइंडिंग लॉस हो रहा है, बिकॉज वाइंडिंग इज मेड ऑफ द कॉपर, दैट्स व्हाई दिस वाइंडिंग लॉस इन जनरल विल कॉल द कॉपर लॉस। ठीक है। तो मोस्टली विल से कि ट्रांसफार्मर में जो दो मेनली लॉसेस होंगे वो होगा कोर लॉस विच इज कॉल्ड द आयरन लॉस एंड द वाइंडिंग लॉस विच इज कॉल्ड द कॉपर लॉस। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। तो अभी आप एक बात देखेंगे कि भाई अब ये जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो आयरन लॉस होगा, ठीक है, जो आयरन लॉस होगा यहाँ पर समझिएगा, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयरन लॉस के जो होंगे मेनली टू कंपोनेंट्स निकल के आएंगे। ठीक है। एक होगा हिस्टेरेसिस लॉस, और दूसरा जो आपका होगा वो होगा एडी करंट लॉस। दूसरा क्या होगा, एडी करंट लॉस। ठीक है, क्लियर है। ये दोनों लॉस क्या होता है ये आपको बताऊंगा मैं इन द लॉसेस वाला पार्ट। अभी आप समझ लीजिए कि जो आयरन लॉस है मेनली दो फॉर्मेशन इसके होंगे ऑफ द हिस्टेरेसिस एंड द एडी करंट लॉस। तो ध्यान रखिए कि यदि हम बात कर रहे हैं फॉर द हिस्टेरेसिस लॉसेस का, तो वी कैन मिनिमाइज दिस लॉस बाय यूजिंग ए वेरी हाई ग्रेड मटेरियल। सो ऑल्सो we used a CRGO material for the manufacturing of the transformer core, because it's a very high grade material which reduces the amount of the hysteresis loss. Clear है। eddy current loss basically we can minimize by laminating the ट्रांसफार्मर कोर। तो ट्रांसफार्मर कोर जो है उसको लैमिनेट करके हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो लैमिनेशन वाला चीज क्या है, लैमिनेशन हम किसको बोलते हैं, अगेन इसको मैं आपको रिपीट करूंगा लॉस वाले पार्ट पे। ठीक है, क्लियर है। अभी आप यहाँ पर इस चीज को गौर कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो अब ये जो हमारा लॉस वाला पार्ट हुआ, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, आयरन लॉस जो मैं बोल रहा हूं आपको, आयरन लॉस या कोर लॉस हम बोले, इसी को हम कांस्टेंट लॉस भी बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट लॉस, क्योंकि ये एक ऐसा लॉस है जो हमेशा ट्रांसफार्मर कोर पे या ट्रांसफार्मर पे एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो ट्रांसफार्मर लोड के किसी भी अमाउंट के लिए वर्क कर रहा हो। ठीक है, क्लियर है। फ्रॉम द ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन टू द ट्रांसफार्मर फुल लोड कंडीशन और फॉर द एनी फ्रैक्शन ऑफ द लोड कंडीशन, दिस आयरन लॉस विल बी कांस्टेंट। क्लियर है। तो वेरिएबल क्या रहेगा हमारा, कॉपर लॉस। तो जो वाइंडिंग लॉस है ना, जो कॉपर लॉस है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल लॉस। इसको हम बोलेंगे वेरिएबल लॉस। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि कोर लॉस जो होगा उसी को हम कांस्टेंट लॉस बोलेंगे और जो कॉपर लॉस होगा उसी को क्या बोलेंगे, हम वेरिएबल लॉस बोलेंगे।
अब आप देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर कोर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो बेसिकली क्या रहेगा, ये दिस टू वाइंडिंग्स विल बी इंसुलेटेड ईच अदर एंड ऑल्सो विद द कोर। तो ये जो टू वाइंडिंग हमारे आपके दिख रहे हैं यहाँ पर से, टू वाइंडिंग के नाम से हम इस ट्रांसफार्मर को, ध्यान दीजिएगा, टू वाइंडिंग के नाम से इस ट्रांसफार्मर को हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। टू वाइंडिंग, अब देखिए टू वाइंडिंग कहने का मतलब, प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग दिख रहा है ना आपको, जो वाइंडिंग प्राइमरी साइड पर दिख रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर है? और जो वाइंडिंग आपको सेकेंडरी साइड पर दिख रहा है उसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? विल कॉल द सेकेंडरी वाइंडिंग। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस वाइंडिंग पे सप्लाई कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग को विल डिफाइन एज पर दी नंबर ऑफ टर्न्स हम डिफाइन करेंगे N1, और सेकेंडरी टर्न्स को हम डिफाइन करेंगे N2। हम क्या डिफाइन करेंगे इसको? हम इसको डिफाइन करेंगे N2। सो दैट्स व्हाई आल्सो वी कैन कॉल द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसफार्मर का जो ये वाइंडिंग है ये आपस में भी क्या रहेगा? दिस टू वाइंडिंग्स ऑल्सो इंसुलेटेड टू ईच अदर एज वेल विद द कोर। तो ये आपस में भी रहेंगे इंसुलेटेड और कोर के साथ भी क्या रहेगा? ये रहेंगे इंसुलेटेड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में यदि हम यहाँ पर देखें तो प्राइमरी साइड, जैसे मैंने आपको बोला, सप्लाई से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा हम इसको बोल देंगे प्राइमरी वोल्टेज। तो V1 को हम बोलेंगे प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वाइंडिंग में इस प्राइमरी वोल्टेज की वजह से जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी करंट, डिफाइन करेंगे I1 से। क्लियर है? उसी प्रकार से सेकेंडरी साइड में हम लोग बात करेंगे तो सेकेंडरी साइड में लोड के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वोल्टेज। तो वो क्या जाएगा? सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पर से। सेकेंडरी वोल्टेज लोड को रन करने के लिए जो करंट ड्रॉन करेगा उसको हम बोलेंगे I2, विच विल बी द सेकेंडरी करंट। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखेंगे यहाँ पर, अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई ट्रांसफार्मर में यदि हमने प्राइमरी साइड को हमने सप्लाई वोल्टेज V1 से कनेक्ट कर दिया, विच विल गिव दी सप्लाई करंट I1, तो I1 जो होगा वो N1 से जाएगा। तो I1 जो होगा वो N1 से जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से यदि आप I2 को देखेंगे, यदि आप I2 को देखेंगे तो क्या होगा? I2 जो होगा वो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग N2 से जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं, तो प्राइमरी साइड के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो यदि हम लोग प्राइमरी साइड में बात करें तो प्राइमरी साइड में हमारा आएगा प्राइमरी MMF। क्या आएगा? प्राइमरी MMF आएगा। उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? उसको हम डिफाइन करेंगे N1 इंटू I1। हम उसको क्या डिफाइन करेंगे? हम उसको डिफाइन करेंगे प्राइमरी MMF N1 I1। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? उसी प्रकार से जो हमारा सेकेंडरी, यदि हम लोग बात करें तो जो हमारा सेकेंडरी पार्ट जो होगा, जो हमारा सेकेंडरी पार्ट होगा, तो सेकेंडरी पार्ट में आप देखेंगे तो सेकेंडरी MMF आएगा, सेकेंडरी MMF आएगा। तो प्राइमरी पार्ट में प्राइमरी MMF आएगा और सेकेंडरी पार्ट में क्या आएगा? सेकेंडरी MMF आएगा। तो सेकेंडरी MMF वी कैन डिफाइंड एज दिस विल बी N2 I2, दिस विल बी N2 I2। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो अभी आप देखेंगे कि भाई जैसे ही प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज की वजह से प्राइमरी करंट जो होगा प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा,
जो कि I1 इंटू N1 की वजह से प्राइमरी MMF देगा। उसी प्रकार से जो I2 है सेकेंडरी साइड का I2 को हम लोड करंट भी बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस पर यदि हम ये लेके चल रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी साइड है जो सप्लाई से कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड हमारा लोड सेकेंडरी, तो हम I2 को लोड करंट भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। I2 को हम लोड करंट भी बोल सकते हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान पे रखिए। I2 को हम लोड करंट भी बोल सकते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान पे रखिए। क्लियर है? तो सेकेंडरी जो I2 करंट होगा वो N2 से के थ्रू पास आउट होगा, इसीलिए सेकेंडरी में हमको N2I2 मिलेगा। क्लियर है यहां तक? अब जैसे ही ट्रांसफार्मर में MMF हमारा वहां पर क्रिएट हो गया, तो इसके बाद क्या आएगा? MMF के बाद क्या आएगा? हमको ये मालूम है, वी कैन डिफाइन द MMF विल बी इक्वल टू फ्लक्स बाय रिलक्टेंस। दिस डिफाइंड MMF इक्वल टू व्हाट? फ्लक्स बाय रिलक्टेंस। अभी आप देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में बेसिकली हम इस प्रकार के मटेरियल को यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के कोर कंस्ट्रक्शन पे, जो इसके रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या करेगा? लो प्रोवाइड करेगा। सो आप देखिए यहां पर, आप ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं ना, जो हमारे लिए और इजी होगा समझना। फ्लक्स इक्वल टू MMF बाय रिलक्टेंस। क्लियर है? और सिंबॉलिक यदि मैं बात करूं तो आई कैन राइट द फ्लक्स इक्वल टू MMF, मतलब N इंटू वाई बाय, हम R लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, R इज रिलक्टेंस नॉट रेजिस्टेंस। ठीक है? क्लियर है? तो अभी आप देखेंगे यहां पर कि N इंटू आई हमारा क्या दे रहा है? MMF दे रहा है। ठीक है? तो आप देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि ट्रांसफार्मर का जो हम कोर लेके चल रहे हैं, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग ए लो रिलक्टेंस, दैट्स वाई आप ध्यान दीजिए यहां पर रिलक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? रिलक्टेंस की वैल्यू कम हो गई। अब रिलक्टेंस की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है? तो that's why we'll use a such kind of material which gives a low reluctance and gives a good amount of the flux in the transformer core. Clear है? अभी आप देखेंगे it also depending upon the MMF N into I, और डायरेक्टली डिपेंड करेगा। मतलब हम देख रहे हैं फ्लक्स डायरेक्टली विल डिपेंड अपॉन दी MMF, मतलब MMF की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यदि N1 I1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? वहां पर ज्यादा होगी। क्लियर है? तो MMF जैसे हमारे ट्रांसफार्मर कोर में क्रिएट हो जाएगा, एंड बिकॉज ट्रांसफार्मर कोर प्रोवाइड्स द लो रिलक्टेंस, सो इट गिव ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फ्लक्स बी सेटअप इन द ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है? तो हम ऐसा बोलेंगे, इस ट्रांसफार्मर कोर में अब क्या होगा? एक फ्लक्स जो हमारा है वो सेटअप हो जाएगा। नाउ वी कैन से there is a flux will set up in this transformer core. Set up flux in this transformer core. क्लियर है? क्लियर है यहां पर? ठीक है? अब जो ये फ्लक्स हमारा सेटअप होगा ट्रांसफार्मर में यहां पर, तो हम ये बोलेंगे, देखिए फ्लक्स हमारा सेटअप हो गया, ये फ्लक्स हम डिफाइन कर दिए इसको फ्लक्स। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर कोर में क्या होगा? हमारा फ्लक्स यहां पर सेटअप हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? तो अभी आप गौर करेंगे, मैं आपको सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं। अभी सप्लाई वोल्टेज दिए, सप्लाई वोल्टेज से सप्लाई करंट हमारा I1 आया, प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 आया, प्राइमरी वाइंडिंग करंट प्राइमरी टर्न्स N1 के थ्रू पास आउट होगा तो MMF प्रोड्यूस करेगा। MMF प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांसफार्मर कोर हम ऐसे मटेरियल से मिलकर बनाए हैं which gives a low reluctance, so N1 and I1 MMF have a good amount, reluctance is low, so it gives a good amount of the flux set up in the transformer core. Clear?
अब चूंकि ट्रांसफार्मर में जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, आप देखेंगे ट्रांसफार्मर में जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं ये क्या है, बेसिकली क्या है, दिस इज दी एसी, दिस इज दी एसी। क्लियर है। तो जो हमें फ्लक्स मिलेगा वहां पर, जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो भी क्या है हमारा एसी, फ्लक्स क्या है हमारा एसी। क्लियर है। यदि फ्लक्स हमारा एसी है, इसका मतलब कहने का क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वी आर गेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि फ्लक्स यदि हमारा एसी है मतलब क्या होगा, टाइम के साथ वेरिएशन होगा, मतलब विल गेट डी फाई बाई डी टी। और जैसे ही डी फाई बाई डी टी आएगा तो एज पर दी फैराडेज लॉ हमको मालूम है ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी इंड्यूस ईएमएफ ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस हो जाएगा और डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। क्लियर है। तो ये जो फ्लक्स ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस हुआ, यहां पर देखो आप, जो ट्रांसफार्मर में ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, सो दिस फ्लक्स विल कट्स द प्राइमरी टर्न्स और प्राइमरी वाइंडिंग वीकेंड से, एंड द सेम फ्लक्स विल कट द सेकेंडरी टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग वीकेंड से। क्लियर है। सो इन द केस वेन एवर दिस फ्लक्स विल कट द प्राइमरी टर्न्स और प्राइमरी वाइंडिंग वीकेंड से, सो दिस विल गिव ए प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ। सो this will give a primary induced EMF. We can say this is E1, this is E1, this is E1. Clear, clear. So whenever this flux will cuts in the primary winding, we'll say the primary induced EMF. So this E1 we can say is the primary induced EMF. This is the primary induced EMF. Clear है? This is the primary induced EMF. Similarly, the same flux will cut the secondary windings or secondary turns. So here the secondary induced EMF E2 will produce. The secondary induced EMF I can say the secondary induced EMF. I can say the secondary induced EMF will produced. क्लियर है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अभी आप देखिए ट्रांसफार्मर कोर में एक ही फ्लक्स है, लेकिन वो फ्लक्स प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में कट करेगा, इसकी वजह से ईएमएफ हमारा वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो प्राइमरी में जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो सेकेंडरी में उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ध्यान दीजिए ये सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का बहुत बड़ा रोल है। नाउ दिस सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लेज अ वाइटल रोल while transferring the power from primary to secondary side, and these things I will tell you on the working of transformer. क्लियर है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये हमारा एक डिटेल कंस्ट्रक्शनल पार्ट हुआ हमारे ट्रांसफार्मर कोर का। ट्रांसफार्मर जहां बात किया हमने ट्रांसफार्मर के कोर्स का, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का, हर एक चीज मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्लियर हुआ। ध्यान रहेगा, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट चीज कि जिस साइड पर आप सप्लाई दोगे उसको बोलेंगे प्राइमरी, जिधर लोड होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। क्लियर। कोर इज मेड ऑफ द मटेरियल विच गिव्स ए हायर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, सो वी आर यूजिंग ए सिलिकॉन स्टील और सॉफ्ट आयरन पीस। वाइंडिंग इज मेड ऑफ द कॉपर, ठीक है। कोर विल गिव द कोर लॉस, copper winding will give the winding loss which is known as the copper loss, core loss known as the iron loss. Core loss is a constant loss and winding loss is the copper loss. Primary side, as per given the primary voltage, give the primary current flowing through the primary turns given the primary MMF and give the flux. Secondary side, secondary current I2 flows through the secondary turns and to gives the secondary MMF and gives the flux and which give the secondary induced EMF E2. क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और बता, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी साइड में करंट हमने I1 दिया तो I1 से फ्लक्स ट्रांसफार्मर कोर में हो गया
उसी प्रकार से जब ये I2 जाएगा तो सेकेंडरी एमएमएफ I2N2 की वजह से, तो एमएमएफ की वजह से फ्लक्स तो वहां पर भी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। मैंने आपको ये बताया कि जब हमने सप्लाई वोल्टेज V1 दिया, उससे करंट I1 गया, I1 से एमएमएफ बना, एमएमएफ के बाद फ्लक्स आया, तो फ्लक्स दोनों के साइड में कट किया तो ईएमएफ मिला, ये तो क्लियर है। लेकिन सेकेंडरी टर्न्स में भी तो I2 जाएगा, तो सेकेंडरी एमएमएफ भी तो आएगा, सेकेंडरी एमएमएफ से हमारा फ्लक्स भी तो आएगा, सेकेंडरी फ्लक्स, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के वर्किंग का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बड़ा मजा आएगा जब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर का वर्किंग वाला पार्ट, क्लियर है, ध्यान रहेगा। बहुत चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत चीज़ें एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछा हुआ है, इसको आप बिल्कुल ध्यान देंगे। ट्रांसफार्मर का लॉसेस से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा हुआ है कि हाउ विल मिनिमाइज दिस लॉसेस, हाउ विल मिनिमाइज द कोर लॉस, हाउ विल मिनिमाइज द कॉपर लॉस, ठीक है, ध्यान रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज, इंसुलेशन हम प्रोवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। दिस टू वाइंडिंग विल बी इंसुलेटेड ईच अदर अदर विद द कोर, ठीक है। इंसुलेशन वी कैन प्रोवाइड विद सम ऑफ द वल्कनाइज्ड रबर, वी कैन प्रोवाइड विद सम impregnated पेपर्स, राइट, ओके। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स बाय दैट वी कैन प्रोवाइड द इंसुलेशन ऑफ दिस, क्लियर है। सो दिस इज द कंप्लीट एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर।